दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। और मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारी खुशकिस्मती है और मैं एक प्रकार से इनसे बहुत प्रभावित हूँ, इनके व्यक्तित्व से। प्रोफेसर सीबी यादव सर आज हमारे साथ आज के इस श्रृंखला में, जिसमें हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे की जाए, प्रिपरेशन कैसे करें और अपने आप को एक बेहतर कम समय में अपने आप को एक सिविल सर्विसेज के रूप में देखना कैसे पसंद करें, इन सब चीज़ों के ऊपर अपन कंप्लीटली चर्चा करेंगे। और एक स्मार्ट स्टडी के साथ कैसे लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, ये भी हमारी चर्चा के अंदर रहेगा। तो प्रोफेसर सीबी यादव सर का आज की श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि जब भी राजस्थान विश्वविद्यालय शब्द आपके दिमाग में कहीं ना कहीं गूंजेगा तो सर का जिक्र कहीं ना कहीं आ जाएगा। और वर्तमान जो भर्तियां चल रही हैं और पिछले 10 से 15 वर्षों में सर ने जो सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों के लिए जो अतुल्य मार्गदर्शन दिया है, उनके जीवन में सफलता तक पहुंचाने में जो एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम किया है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि एक प्रकार से इनका परिचय देना, एक प्रकार से सूरज को रोशनी दिखाना होगा। सर से विशेष रूप से मैं प्रभावित हूँ, क्योंकि इनकी एक मुहिम थी और उससे मैं जुड़ा था। और उस मुहिम का जो उद्देश्य था वो एक निस्वार्थ भाव से अपने क्षेत्र के लोगों तक और गरीब बच्चों तक एक सिविल सर्विसेज हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो, उसको कैसे बेहतर रूप से अंजाम दिया जा सके, ये इनका एक अभियान था। उससे मैं इनके माध्यम से परिचित हुआ और आज मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे व्यक्तित्व से करा रहा हूँ जो एक लोक प्रशासन विषय का एक्सपर्ट के रूप में नहीं, राजस्थान पत्रिका के अतिथि संपादक के रूप में भी इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं वर्तमान समस्याओं पे, और सिविल सर्विसेज के बच्चों के लिए जो विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मुझे लगता है कि कुछ अतिशयोक्ति हो गई है। बिल्कुल साधारण और किसान परिवार से हैं भैया। आज कोशिश करेंगे सर कि हमारे बच्चों को एक बेहतर समझ विकसित करें और बिल्कुल ईमानदारी से उनको कोई दिखावा नहीं करते हुए, एक ईमानदारी वाली जो बात है ना, क्योंकि अब शायद हम उस मुकाम पे आ गए जहां हम हमारी ऑनेस्टली बात कह सकते हैं। क्योंकि जब हम तैयारी शुरू करके जब शुरू में एग्ज़ाम पास किए थे तो ये शंका होती थी कि अगर थोड़ा सा कम बता देंगे तो लोग हमारे पे डाउट करने लग जाएंगे। लेकिन आज की इस पूरी परिचर्चा में हम विद्यार्थियों के साथ में उनकी भावनाओं और संवेदनाओं को उसकी इम्पैथी के साथ जुड़ते हुए एक ईमानदारी से प्रयास करेंगे। तो सर बातचीत को आगे बढ़ाइए कि जी सर, आपने एकदम बहुत सही कहा। एक अच्छे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो सादगी के साथ, सरलता के साथ और अभ्यर्थियों के सही मार्गदर्शन के लिए तत्पर रहता है, और आपके व्यक्तित्व की यही विशेषता है। सर आज की जो परिचर्चा है हमारा, एक बहुत ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे शुरुआत करें, कैसे वहाँ तक पहुँचें। एक बड़ा लंबा कठिन डगर होती है, कठिन सफ़र होता है। बहुत सारे लोग इसमें गलत मार्गदर्शन भी दे देते हैं। बहुत से गांव के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको पता भी नहीं होता कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, क्योंकि आप इस से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आपने बहुत से बच्चों को इस मुकाम तक पहुँचाया है। आज आपके बहुत सारे आपसे पढ़े हुए बच्चे राजस्थान प्रशासनिक सेवा में बहुत अच्छे मुकाम पर आज पद स्थापित हैं, और आपने खुद ने इस सिविल सर्विसेज में 2008 में सिलेक्शन लिया। ये एक अलग बात है कि आपने उसको छोड़ दिया और केवल आप शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान विश्वविद्यालय में आज एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में लोक प्रशासन विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं और लंबे समय से बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। सर मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि अमूमन बच्चों का पहला प्रश्न होता है, जैसे बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है या 12वीं कर रहा है, 12th कर रहा है बच्चा, या वो MA कर रहा है, तो एक सिविल सर्विसेज के बारे में बच्चों को कहाँ से सोचना शुरू करना चाहिए? कौन सी उम्र, एज उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगी? कहाँ से उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए? तो उसकी प्रारंभिक चीज़ें क्या होनी चाहिए? इसके ऊपर थोड़ा सा सर मार्गदर्शन दें बच्चों को, ताकि बच्चा एक सही समय पर और एक सही रणनीति के साथ इसके बारे में थोड़ा सा सोच सके। सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो चर्चा कर रहे हैं तो सवाल पूछने वाले भी सिविल सर्विसेज के दौर से खूब लंबा दौर गुजरा हुआ है। और मैं भी एक लंबा दौर, मेरा थोड़ा तैयारी के साथ साथ में बच्चों के साथ में, वो बच्चे जो तैयारी करते हैं तो कई अनुभव साथ में जुड़ गए। एक तो खुद का अनुभव होता है, एक सैकड़ों बच्चे जब तैयारी करते हैं तो उनके अनुभव भी साथ यात्रा में है। मेरा ईमानदारी वाला जवाब ये है इसमें कि बच्चों को कब शुरुआत करनी चाहिए। मुझे लगता है इस कब कब के चक्कर से है ना बहुत लेट कर देते हैं बच्चे, क्योंकि ये कब कब की शुरुआत ही नहीं होती है। और यही सबसे बड़ी मुझे लगता है एक हेजिटेशन होती है कि शुरुआत कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें।
मुझे लगता है अगर आप ये हमारी परिचर्चा सुन रहे हो तो जिस समय ये परिचर्चा सुन रहे हो उसका अंत इस बात से नहीं होना चाहिए कि अब शुरुआत कब करें। शुरुआत अभी और इसी समय से कर देनी है। कैसे करें ये मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। पहली चीज़ तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करने की अगर सोच ली है तो एक इस सेवा के प्रति और इस तैयारी के प्रति आपको अपने भीतर मन में बहुत गहरा प्रेम जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेम ही एक चीज़ होती है जो मतलब आपको अपने आप लोगों से भी मिलाएगी, मेरे जैसे सैकड़ों लोगों से अन्य से भी मिला देगी। लेकिन आपका एक तो यहाँ से जुनून पैदा हो कि नहीं बस बनना है मुझे, और जिद होनी चाहिए। सर जिद के बिना कोई काम नहीं होता है, मैंने देखा है कि, और जिद है ना पागलपन वाली जिद होनी चाहिए, बच्चों वाली जिद होनी चाहिए। और सर तो मनोविज्ञान के ज़्यादा अच्छे जानकार है, वो आपको बताएंगे कि हम ये जिद करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोरेज होती जाती है और वो बाद में हमारे जो हमारा संकल्प शक्ति है उसको भी मजबूत करती है। तैयारी कैसे करनी चाहिए? मुझे लगता है आपको सिलेबस ले लो, आप फर्स्ट स्टेज सिलेबस लीजिए और उसके एक एक कंटेंट को जो है अलग अलग तरीके से उसको देखने लग जाइए और उन पे काम करना शुरू कर दिया। अच्छा हिस्ट्री में ये है, पॉलिटी में ये है, अच्छा पहले मोटे मोटे पॉइंट लीजिए। मेरा ये कहना है कि आप सिलेबस को देखने लग जाओ। 4-5 दिन देखोगे तो आपको एक विश्वास जागृत होगा, अरे ये तो 10वीं तक का मैटर है, कोई खास मैटर नहीं है। यही सफलता की सर पहली कड़ी होती है, क्योंकि एक बड़ा भूत जो आपके दिमाग में है वो बड़ा भूत खत्म हो जाना चाहिए और ये भूत को मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ। सिविल सर्विसेज की तैयारी मोटे तौर पर 10वीं तक की हम क्लास की अगर किताबें पढ़ लेते हैं तो 60-70% तैयारी हो जाती है। बताइए मतलब इतना सरल काम जिसकी शुरुआत हो उसके लिए भी आप इतना हेजिटेशन रख रहे हो कि कब शुरू करें, तो अभी से शुरू कर दीजिए। 6 से लेकर के 10 तक की किताबें ले लो, चाहे तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ले लो या NCERT की ले लो, और आज से पहले 6th क्लास की 7th क्लास की पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आगे क्या क्या होगा वो अभी परिचर्चा में और हम आगे बता देंगे, लेकिन शुरुआत बहुत सरल है। कब से शुरू कर देनी चाहिए? मुझे लगता है 12वीं पास की हुए अगर विद्यार्थी है तो 12th पास करके फर्स्ट ईयर से कर दो, सबसे आइडियल टाइम है। लेकिन अगर समय निकल गया है तो फाइनल ईयर में तो कर दो, अगर ग्रेजुएशन हो गई, PG हो गई तो कर दीजिए। और अगर आप उससे भी आगे बढ़ गए तो एक कथन किसी ने कहा था कि जब जागो तभी सवेरा, तो उसी समय से कर देनी चाहिए। तो आज ही से ये तैयारी शुरू हो जाए, बहुत बेहतरीन चीज़ होगी और हम लोग शायद इसमें बहुत उपलब्ध रहेंगे। हम बहुत विशिष्ट लोग नहीं, हमारे मोबाइल नंबर भी इतने आसान है कि आप कभी भी बात कर सकते हो। बहुत ही सुंदर शब्दों में सर ने अपनी बात कही है कि नाउ स्टार्टअप। जब आपको ये लगे कि हाँ मुझे उसके बारे में सोचना है, आप पाठ्यक्रम को लीजिए, पाठ्यक्रम से प्रेम कीजिए। जिद आपको पालनी पड़ेगी, वो जिद से जीतन राम मांझी की हो सकती है, ठीक है, वो थॉमस एल्वा एडिशन के रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में जिससे आप प्रेरित हो, वो जिद पालने के साथ आपको उससे प्रेम करना पड़ेगा। और यदि आपने प्रेम कर लिया तो आप पहली कड़ी को पार कर चुके हैं। तो सर ने बहुत ही अच्छी शब्दों में इस चीज़ को स्पष्ट किया है कि आप 12वीं क्लास से सोचना शुरू कर दीजिए और तैयारी भी आपको शुरू कर देनी चाहिए सिविल सर्विसेज की। और यदि आप इसमें लेट हैं तो आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। जब भी आपको लग रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं। जैसा कि पहले मुझे भी लगता था सर, एक पर्सन बहुत नॉर्मली आता था, हम जब छोटे थे हमें लगता था कि ये जो सिविल सर्विसेज में जाते हैं, कलेक्टर बनते हैं, SDM बनते हैं, वो बहुत विशिष्ट कैटेगरी के लोग हैं, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत गजब का रहा होगा, उनका बुद्धि लब्धि, उनकी IQ तो बहुत गजब की रही होगी, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत गजब का रहा होगा। ये पर्सन अमूमन बच्चे मेरे से भी पूछते हैं, आप भी इससे जुड़े हुए हैं, मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट से लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ। तो सर आप क्या मानते हैं कि क्या इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपका शैक्षिक रिकॉर्ड क्या है, आपकी बुद्धि क्या है, या इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपका EQ क्या है, कि आपने सोच लिया कि नहीं मुझे करना है, उसके बाद ये चीज़ें जो शैक्षिक रिकॉर्ड, आर्थिक परिस्थितियाँ वो कमज़ोर बोनी साबित हो जाती हैं? हाँ, शायद मुझे लगता है ये आपके सवाल पे मैं अतिक्रमण करवा रहे हो आप मुझे, और फिर मनोविज्ञान मेरे से फटने लग जाएंगे बच्चे जो है ना। इस सवाल के जवाब से पहले मैं पूरा पहले वाले सवाल का एक पार्ट मुझे लगता है कि बताना ज़रूरी है। बच्चे सामान्यतः मैंने जो मेरे जीवन यात्रा में देखी है, बच्चों की एक सोच होती है कि पहले है ना छोटी मोटी नौकरी ले लेते हैं, पहले है ना कांस्टेबल या पहले कोई टीचर या कोई पहले एक स्टेप ले ले और उसके बाद में हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। मुझे लगता है इस पूरे चक्र में 5-7 साल खराब हो जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा उल्टा करें कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते और साथ साथ में ये एग्ज़ाम भी पास कर ले, तो ये तरीका स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर होता है। सर के सवाल पे आ रहा हूँ। सर का सवाल है कि शैक्षिक बैकग्राउंड और EQ और IQ का कितना रोल है।
मैंने मेरे जीवन यात्रा में जो स्टूडेंट्स की अब तक का देखा, मैंने देखा कि बहुत टैलेंटेड बच्चे, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट, जो 10वीं 12वीं में होता है ना, पहली रैंक दूसरी रैंक आती है, वो बच्चे मैंने उनको सालों तक जूझते हुए देखा है। और एक सामान्य पृष्ठभूमि के और ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे सिविल सर्विसेज में मैंने देखा ज़्यादा डिजर्व करते हैं। उसकी वजह है क्योंकि उनका संघर्ष क्षमता ज़्यादा होती है, और इसीलिए जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, मुझे लगता है वो सिविल सर्विसेज के लिए सबसे परफेक्ट है, क्योंकि उनके भीतर संघर्ष क्षमता है। दूसरा सवाल था कि ईक्यू और आईक्यू का। मुझे लगता है बुद्धि के जो अलग अलग प्रकार है, एक सोशल इंटेलिजेंस होती है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, और एक आजकल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। सिविल सर्विसेज में बेसिकली एनवायरमेंटल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, और उसके साथ में हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका ज़्यादा महत्व है। क्योंकि यहाँ आंकड़ों से नहीं, यहाँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनके भीतर भी सिचुएशन के बेस पे निकालना पड़ता है। और रिटर्न प्रश्न में जो मार्किंग लिखते हैं वो तो पूरी तरह से ये मान के चलिए कि एट ए मोमेंट आपका क्या जजमेंट देता है, और उसके भीतर किस तरह से आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेके आ जाते हैं, और उसमें आप जीवन का कोई छोटा मोटा घटनाक्रम है वो भी अगर आप जोड़ देते हो, एक आपको यूनिक और मौलिक बना देता है उस सवाल को। तो ये भी एक मुझे लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का साथ साथ में एनवायरमेंटल इंटेलिजेंस सर ज़्यादा बेहतर जानेंगे, बताएंगे, लेकिन आपके चारों तरफ जो घटनाक्रम हो रहा है वहाँ एक बुगले की तरह ऐसे नज़र होनी चाहिए, झपक लिया, और उसकी जैसे ही देखा उसके पीछे बैकग्राउंड की चीज़ें और सारी की सारी निकाल ली। ये मुझे लगता है इमोशनल इंटेलिजेंस भी, जो ये तीसरा पक्ष मैं बता रहा हूँ सर, ये सिविल सर्विसेज में सबसे महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए, और ये ज़्यादा होना चाहिए। बहुत सही बात बताई कि ईक्यू के साथ पर्यावरण की सजगता, आप कितने जागरूक हैं, आप अपने वातावरण से जो बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको कितना ग्रहण कर पा रहे हैं, ये सबसे ज़रूरी है आपके लिए। आपकी बुद्धि लब्धि क्या, जैसे सर ने बताया कि मेरिट में टॉप होल्डर बच्चे हैं, उन्होंने भी संघर्ष करते हुए देखा। और मैं और सर लंबे समय से कोचिंग सेक्टर्स में भी बच्चों को निःशुल्क मार्गदर्शन दिया है, तो हमने इन चीज़ों को महसूस भी किया है कि बहुत जल्दी वो बच्चे डिप्रेशन में आते हैं, जबकि ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा एक बहुत जल्दी आईएएस में टॉप रैंक ले जाता है, और वर्तमान में रिजल्ट यही साबित कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप मजबूत कितने हैं, और उन चीज़ों का सामना कितनी मजबूती के साथ करते हैं, कितनी इच्छा शक्ति के साथ करते हैं। यदि जज्बा है, आप में जुनून है, तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सर, एक पर्सन नॉर्मली बच्चा पूछता है कि जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, चाहे वो आरएस की कर रहा हूँ, चाहे आईएएस की कर रहा हूँ, मुझे परी एग्जाम पे सबसे पहले ध्यान देना है, या मैं मेंस को भी साथ लेके चलूं, या मैं तीनों चरणों को साथ लेके चलूं कि परी भी, मेंस भी और इंटरव्यू भी? तो इन तीनों चरणों को साथ लेके चलना चाहिए, या केवल सिर्फ एक पार्ट पे, पहले एक ही पार्ट पे ध्यान दे? इस पे आपका क्या राय रहेगी? मेरी राय नहीं है, मुझे लगता है इस पूरी तैयारी में सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करता है वो इसी पक्ष पे करते हुए देखा है मैंने। मैं ये कहूँ 90% नहीं बल्कि 99% बच्चे जो असफल होते हैं, उसका मोटा वजह ये है कि उनको ये लगता है कि जब तक ये स्क्रीनिंग एग्जाम, जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, वो पास नहीं हो, उससे पहले तो मेंस का सोचना ही जैसे पाप है ये। और ये आजकल मुझे लगता है अभी जो अलग अलग दौर देखे हम, वो भी हैं जो 2000 का जो दौर था, 2010 वाला दौर भी देखा, लेकिन आज के बच्चे में मैं ये ज़्यादा टेंडेंसी को उभरता हुआ देख रहा हूँ। क्योंकि पहले हमें ये सिखाया कि जाता था, और पहले सब्जेक्ट होते थे तो हम पहले मेंस की तैयारी करते थे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि सिविल सर्विसेज में आपको जाना है तो आपका चयन मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक, जैसे आरएस में 800 मार्क से है नहीं है, और आईएएस के अंदर लगभग 2050 नंबर का है। तो ये जो मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक है प्लस साक्षात्कार। अब साक्षात्कार तो एक सतत प्रक्रिया है, वो व्यक्ति तो आपका एक दिन में बाद में भी नहीं बन सकता, लेकिन कम से कम आपको मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा ये दोनों तो साथ साथ लेना चाहिए। और इसका सरल से सरल तरीका है, आप जब अपना सिलेबस ले रहे हो, उस सिलेबस में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को ऐसे बांटिए कि वो कौन कौन से टॉपिक है जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में कॉमन है। और उन्हें ऐसा नहीं कि होमवर्क करना पड़ेगा। स्टूडेंट क्या करता है, ये होमवर्क नहीं करता और सीधे कोचिंग क्लास में जाकर के सेमिनार सुनना चाहता है। जितना होमवर्क आप अपने टेबल पे करेंगे उतना ही स्टूडेंट जो है अपना पक्ष मजबूत कर लेगा। तो यहाँ होमवर्क करें कि हिस्ट्री के अंदर ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो केवल मेंस में है, ये 10 टॉपिक ऐसे हैं जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में है, और कौन सा वो टॉपिक है जो केवल मुख्य परीक्षा में है। इसमें ऐसा करना चाहिए कि जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में कॉमन टॉपिक है उनके
कॉमन टॉपिकों पर प्री और मेंस दोनों देखना चाहिए, और केवल जो मुख्य परीक्षा के अलग से टॉपिक है उनको एक समय रखे और समय को इस तरह से बांटे कि अगर आपका दिन का टोटल समय है तो 3/4 भाग दोनों के जो कॉमन पार्ट है उसको देना चाहिए, लगभग 1/4 जो हिस्सा है वो मुख्य परीक्षा वाले को बिल्कुल अछूता नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अछूता छोड़ने वाले में क्या होता है कि जब प्रारंभिक परीक्षा पास हो जाती है तो आजकल एक नई टेंडेंसी और उभर रही है, और ये स्टूडेंट्स को मैं बताना भी चाहूँगा, क्योंकि बेसिकली नीति निर्माता अपने लोगों को, अपने विद्यार्थियों को लेने के लिए एक रणनीति रखते हैं अलग अलग तरीके से, जो हमको समझ में भी नहीं आती है। कि वो पहले तो 3 साल तक एग्जाम नहीं करवाते, लेकिन प्री हो गई तो बाद में कहेंगे 40 दिन के अंदर मेंस होनी चाहिए। क्योंकि उनमें क्या होते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं वो बच्चे उसमें लीड कर जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स ये हमेशा ध्यान रखें, आप तो सब छोटे भाई हो, कि जो मुख्य परीक्षा का अलग पार्ट है उसको भी आप देखते रहें और जो मेन पार्ट है उस पर बराबर काम करते रहें। जब आप मुख्य परीक्षा को साथ में लेते हो तो प्रारंभिक परीक्षा की गंभीरता और 3 गुना हो जाती है। मैं आपको बहुत क्लियरली कह रहा हूँ। अब बनना है तो बनना है, फिर उसमें ये क्या सोचना कि असफल हो जाएंगे तो हो जाएंगे, फर्क क्या पड़ेगा। अब जब बनना है तो उसमें ये हो तो उसके बाद में ये हो, ये गुणा भाग बिल्कुल नहीं करें। बाकी मुख्य परीक्षा को ऐसा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। और प्री जब आए, प्रीलिम्स एग्जाम्स हो, उसके सर मुझे लगता है कि अगर ये तैयारी करे तो 40-45 दिन का समय खूब है केवल प्रीलिम्स पे फोकस करने का, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सही, एक बड़ा प्रश्न था आप लोगों का और इसका समाधान आप लोगों को मिल गया होगा कि आप केवल एक पक्ष पे ध्यान ना देके आपको मेंस को साथ लेके चलना पड़ेगा, और वो पार्ट जो दोनों में सेम है उनको विशेष रूप से बहुत अच्छे से तैयार कर लें, ताकि जैसे मेंस एग्जाम प्री के बाद आप क्वालिफाई होते हैं तो आप पे एक दबाव नहीं आए कि साहब 45 दिन बाद में आपको मेंस एग्जाम देना है, क्योंकि इसमें सफल वही होंगे जो मेंस को साथ लेके चलेंगे। याद रखना, इसका जो अंतिम परिणाम होता है उसमें वही अभ्यर्थी सफल हुए हैं जिन्होंने दोनों पक्षों को साथ लेके चला। तो इस डर को अपने दिमाग से निकालिए और दोनों चीज़ों को साथ लेके चलिए। सर, एक बच्चों का एक प्रश्न भी रहता है कि जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक बड़ा रहता है कि कोचिंग करनी ही चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। वर्तमान में जैसे ऑनलाइन एजुकेशन का भी एक बड़ा प्रचलन चल रहा है, तो आपके अनुसार इसमें कहाँ तक क्या मददगार हो सकती है? सेल्फ स्टडी सबसे बेहतर है या कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी मार्गदर्शन लिया जा सकता है, बशर्ते कि वो एक बहुत सही रणनीति के साथ हो, और या ऑनलाइन भी इसमें कोई भूमिका निभा सकता है? देखिए, इसमें कुछ बातें तो आइडियलिस्टिक होती है जो लोग करते हैं और विशेषकर सेलेक्ट होने के बाद में ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन मैं मेरे खुद के जीवन में भी नज़दीकी से देखता हूँ तो कोचिंग की भूमिका इतनी होती है कि जिस चीज़ को समझने में हमको 4 महीने लगते हैं तो वो चीज़ हमको 1 महीने में मोटी मोटी चीज़ें पता लग जाती है। और क्या पढ़ने से ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना ये महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये मुझे लगता है स्टूडेंट, आपको बहुत गौर करने वाली बात है कि आप कोचिंग में किन शिक्षकों को चुनते हो, क्योंकि जनरली कोचिंग जब बिजनेस बन जाती है तो वो क्या पढ़ने के स्थान पर क्या और पढ़ना चाहिए वो बहुत हवा खड़ा करती है, क्योंकि व्यापार जो है वो भय से चलता है। और जो बहुत सरल और सहजता से आपके कुछ ऐसे सीनियर्स हो सकते हैं, कुछ सेलेक्टेड हो सकते हैं, कुछ ऐसे टीचर्स, मोस्टली टीचर बहुत अच्छे ही होते हैं। मैंने मेरी जीवन यात्रा में देखा। आज तो हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को बात कर रहे हैं तो बहुत ऑनेस्टली बात करेंगे इस बात की। तो वो आपको सरलता से जो टॉपिक, जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है, तो प्रेसिडेंट तो आप पढ़ लोगे लेकिन वो डिस्क्रिशनरी पावर है उनको उन तक पहुंच नहीं पाओगे। तो वो पहुंच उस टॉपिक पे नहीं, उस टॉपिक के अलग अलग पहलुओं पे जिसमें आपका ध्यान नहीं जाएगा, वहाँ आपका ध्यान एक शिक्षक जो होता है वो ले जाता है। तो इसलिए एक तो शिक्षक का महत्व है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि शिक्षक कौन, इसलिए शिक्षक का चुनाव ज़रूर थोड़ा सा इसमें ध्यान से देख लेना चाहिए कि आप जिस शिक्षक से कर रहे हो तो वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो कितना इंटेलिजेंट है, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि वो ईमानदार होना चाहिए। वो ज़्यादा ये नहीं हो कि मैं सर एक शब्द यूज लेता हूँ, श्री श्री 1008, तो श्री श्री 1008 होते हो कई बार भटकाते ज़्यादा हैं। तो एक सरलता से और सहजता से व्यक्तित्व दिख जाता है। कहते हैं ना, आंखें बोलती, आपको ज़्यादा परीक्षण करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टीचर से बात करोगे तो उसकी आंखों में दिख जाती है चीज़ें। तो एक तो यह है। ऑनलाइन टीचिंग के बारे में सर मुझे ऐसा लगता है, मैं पता नहीं भविष्य में जाके गलत भी सिद्ध हो जाऊं, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये सब्सिडरी के रूप में तो आप रख लीजिए किसी के थोड़ा बहुत, बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वो जीवंतता नहीं है। तो मैं आपसे नहीं कह रहा स्टूडेंट्स, लेकिन उसे एक सपोर्टिव सिस्टम आप रख सकते हो। लेकिन केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आप कोर्स ले लो और ये सोचो कि मैं इसकी बदौलत सिविल सर्विसेज की तैयारी, क्योंकि सिविल सर्विसेज में कंटेंट और फैक्ट नहीं होते हैं, वहाँ भावनाएं होती है, वहाँ छोटी छोटी चीज़ें होती है, वहाँ टीचर का एक पर्सनल सानिध्य भी होना चाहिए। तो
कोचिंग का एक फ़ायदा ये हो सकता है कि आपको किसी शिक्षक का जो उस यात्रा को कई लोगों को लेके गया है, तो आपको एक पर्सनल सानिध्य भी मिल सकता है। बाकी जो स्टूडेंट घर बैठ के भी दृढ़ इच्छा शक्ति से कर सकते हैं, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं यात्रा थोड़ी लंबी नहीं हो जाए, मुझे हमेशा ये डर रहता है। इसलिए बहुत सारे लोग, अब तो हम सर ने बताया, मैं खुद इसमें बहुत निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से, मतलब निःशुल्क भी इतना कि कोई मिनिमम चार्जेज में हम हमें कहीं बैठ जाए, बच्चे नहीं मिल रहे हमें पढ़ने वाले बच्चे आजकल जो है वो ऑनलाइन उन प्लेटफॉर्मों के लगे रहते हैं, या फिर वो दिल्ली जैसी जगह भग जाते हैं, उनको लगता है कि वहाँ जा कर के सफलताएं मिलती है। बाकी छोटी छोटी जगह आपको लोग मिल जाएंगे। मुझे लगता है जिस छोटे से शहर में आप रह रहे हो, वहाँ भी आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शक मिल जाएंगे। सर बहुत सही शब्दों में सही बात कही है सर ने कि मार्गदर्शक ईमानदार हो और आप में जज्बा हो और सही रणनीति के साथ यदि उसको अपनाया जाए तो निश्चित रूप से हम किसी भी छोटे से शहर में और किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वहाँ लोग कौन पढ़ा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, और आप वो इतनी जब इस सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अनुमान लग जाता है। दूसरी बात, ऑनलाइन क्लासेस का बड़ा एक पर्सन था बच्चों का, तो सर ने बता दिया है कि आप एक सप्लीमेंट्री के रूप में उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी ऑफलाइन क्लासेस का स्थान नहीं ले सकती, और ये हम सब जानते हैं, क्योंकि वहाँ जो इमोशंस होते हैं, वहाँ जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, एक टीचर का पढ़ाने का, बच्चों के आमने सामने जो एक वास्तविक शिक्षण होता है वो नहीं हो सकता। फिर भी आपको सुविधा के अनुसार आप इस पर सोच सकते हैं। सर एक पर्सन बड़ा बच्चों का रहता है कि सर कितना एक समय चाहिए सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए, और एक पर्सन साथ में ये भी रहता है कि ये स्मार्ट स्टडी का कॉन्सेप्ट बहुत बार मेरे सामने आता है। मैं भी बच्चों को बहुत बार बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके मुंह से आज बच्चों को ये भी पता चल जाए कि सिविल सर्विसेज में ये स्मार्ट स्टडी की क्या भूमिका रह सकती है, और एक कितना निर्धारित समय आपके अनुसार होना चाहिए कि इतना समय में आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है स्मार्ट स्टडी तो मैं आपके वीडियो देख करके सीखता हूँ। हाँ, लेकिन मेरे अनुभव आपके अतिरिक्त वाले जो है वो बता देता हूँ, और समय भी बता देता हूँ। स्टूडेंट, मेरा ये मानना है कि परीक्षा प्रणालियाँ कोलैप्स मार गई है। इसलिए जो हम पहले बात करते थे सर, और बहुत दुख होता है मुझे, और मैंने आज तो इस बात के लिए कहा भी कि एक शिक्षक के तौर पर हम सिर्फ आपको पढ़ाए नहीं, बल्कि अब तो हमको सरकारों से भी लड़ना पड़ेगा इस बात के लिए कि हमारे बच्चों का, क्योंकि बच्चे बेटे होते हैं, बच्चियाँ मतलब बेटे बेटियों के समान होते हैं। आज 3-3 साल तक एग्ज़ाम वैकेंसी नहीं आ रही, और आ जाती है तो 3 साल लग रहे हैं। इसलिए इस बात के लिए भी हमको, मुझे लगता है कि आने वाली जितनी भी हमारी पीढ़ियाँ, और लड़ेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसी चीज़ नहीं होती है, उसमें हम भी साथ रहेंगे। अगर ईमानदारी से तैयारी की जाए, और अगर सही सही एक साल में वैकेंसी आ जाए, तो 2 वैकेंसियाँ खूब है लास्ट, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। और एक कंप्लीट तैयारी के लिए 1 साल अगर ऑनेस्टली तैयारी की जाए तो खूब है। लेकिन ये इस पे डिपेंड करता है। सर मेरी पहली तैयारी जो थी ना, वो 4-5 महीने में ही कंप्लीट हो गई थी, और मैंने प्री का पास करके मेंस का पास कर लिया था। लेकिन ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका उसके प्रति कितना कमिटमेंट है पढ़ाई के प्रति। इसलिए समय, मुझे लगता है अलग अलग लोगों के लिए अलग होता है, और ये परिस्थिति पे भी डिपेंड करता है। अगर वैकेंसी नहीं आई तो फिर बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन जो ग्रेजुएशन से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, मैं देख रहा हूँ, अभी मैं मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ, बिलीव नहीं होता है, बिल्कुल ग्रेजुएट किया हुआ बच्चा, जिसकी उम्र अपने लगता है ना कि अभी तो ये गलियों के अंदर क्रिकेट खेलते हैं, वो इंटरव्यू दे रहे हैं। मॉक इंटरव्यू में खुद भी थोड़ा सा हम लग जाते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। तो ऐसा आजकल हो रहा है, और ऐसा ही आप लोगों को जो नई तैयारी कर रहे हैं, उनको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सर जो स्मार्ट पढ़ाई वाला है, मैंने आपकी चीज़ देखी, मैं उसमें बस इतनी सी देखूंगा। मेरी वाली जो पढ़ाई जो मैंने की है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास में लास्ट के अंदर जो खुद के नोट्स थे, वो खुद के नोट्स एक सब्जेक्ट के 20-25 पेज के ही थे सर। तो जब कोई दूसरे आते थे, तो उस समय चूँकि वो बताते नहीं थे, हम टेबल के नीचे छुपा देते थे, ऐसे इसके नीचे जो है। और जब और आते थे तो वो मोटी मोटी किताबें रखते थे, और उन मोटी मोटी किताबों को छोटे से नोट्स में कैसे, जैसे एक टॉपिक होते हैं, उसके क्या कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को लिख लिया, ये फैक्ट है, ये इसके एनालिसिस भी उसी में लिख देते थे, 5-6 कीवर्ड, जो केवल उसको मैं डिकोड कर सकता हूँ। इसीलिए भले आप किसी कोचिंग के नोट्स पढ़िए या किसी किताब पढ़िए, लेकिन जो आपका रिवीजन नोट्स है, वो कभी भी किसी दूसरे का नहीं लेना चाहिए,
और वो छोटे छोटे शब्दों में, जिससे आप जैसे एक पेज को देखते तो आपको चीज़ें जो एक होती है ना, पूरी मूवी चल जाए उसके पीछे, जो पूरी किताब की यात्रा चल जाए, ये चीज़ मुझे लगता है स्टूडेंट करता नहीं है। वो मोटी मोटी किताबों में अंडरलाइन करता रहता है और वो पढ़ता रहता है, उसको उसके दिमाग में यही भूत बांट देते हैं। विशेषकर इसमें कोचिंगों का भी बड़ा रोल है, और जो लोग सिविल सर्विसेज पास कर लेते हैं वो भी कई बार ये ऑनेस्टली बात नहीं करते। बाकी मैंने ज़्यादातर मित्रों, मेरे सैकड़ों दोस्त, हम ग्रुप में थे, ग्रुप पूरा का पूरा सेलेक्ट होता था, और हम उनका यही देखते थे कि हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं इसमें, कि जैसे 5 फ्रेंड आपस में तैयारी कर रहे हैं तो वो बांट सकते हैं कि एक पार्ट का आप कर लो, एक पार्ट का आप कर लो, और फिर वो एक दूसरे को समझा दें। तो ये एक तरीका तो हो सकता है, तो स्मार्ट तरीका यही होता है। और दूसरा ये होता है कि आप एक साथ लंबा पढ़ने की बजाय थोड़ा सा आगे जाने के पीछे, हमारा आप मस्तिष्क की प्रक्रिया आपको ज़्यादा पता है, हम पीछे रिवीजन नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा सा जो है ना देखें। और एक सर मेरा अपना गूढ़ रहस्य है, वो भी मैं बता देता हूँ, कि जो ये शाम को हम घूमने फिरने का समय रखते हैं या वॉकिंग रखते हैं, उसमें ये मोबाइल और ये नहीं लेके जाए, और उसमें है ना हम थोड़ा सा जो पढ़ा है उसको मनन करें, थोड़ा आनंद लें, थोड़ा और कुछ करें। ये तरीका जो था ये अलग बना देता है किसी को भी, क्योंकि एग्जाम में जो चीज़ें याद आती है वो चीज़ जो हम घूम रहे थे और उस समय जो हमने रिकॉल किया था वो चीज़ें आ रही होती है। कभी गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कभी और कर रहे हो, कभी कहीं बैठे हो, उस समय में हमको जो है हमारी किताबों के भीतर चले जाए। और भी नहीं तो एक छोटी सी, मैं आज लाया नहीं, एक छोटी सी डायरी होती है सर, पॉकेट, उसके अंदर अगर आप लिख लेते हो तो आप कहीं बैठे हुए हो या बस यात्रा कर रहे हो, तो वहाँ पे वो चीज़ें एक वर्ड से पूरी किताब की यात्रा हो जाती है। स्मार्ट स्टडी का आपका बहुत बड़ा पर्सन था, और बहुत मेरे को सबसे अच्छी बात सर की जो लगी, एक्सपीरियंस सर ने बताया कि खुद के अपने नोट्स तैयार करना एक अच्छा आपका मित्र मंडली हो सकती है। और विशेष बात देखिए, आज के समय में क्या हो रहा है कि जब भी आपको खाली टाइम मिलता है तो हम मोबाइल को लेके शुरू हो जाते हैं, और मोबाइल हमें डिस्टर्ब कर रहा है। इवनिंग टाइम में जब आप जा रहे हैं तो मोबाइल को साथ लेके नहीं जाएं, एक छोटी सी डायरी अपने साथ रखें, तो वहाँ बहुत सारे टॉपिक पे आपका डिस्कशन हो सकता है। ये डिस्कशन स्मार्ट स्टडी का हिस्सा है। पॉइंट टू पॉइंट आप एक मोटी किताब को भी बहुत कम पेज में तैयार कर सकते हो, ये भी स्मार्ट स्टडी का हिस्सा है। तो ये बहुत बड़ी सर ने बात बताई, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो उच्चतर सेवाएं हैं वो उनमें सफलता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। बस डरने की आवश्यकता नहीं है, याद रखना, केवल आपको ये सकारात्मक रूप से सोचने की आवश्यकता है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। सर एक बच्चे का पर्सन भी रहता है कि सर एक तो नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बनाने को लेकर बड़ा पर्सन रहता है। एक मैं चाहूँगा कि आप ये भी बताएं कि कितने घंटे की तैयारी बच्चे को सिविल सर्विसेज के साथ करनी चाहिए। और एक पर्सन साथ में 3 सवाल जोड़ रहा हूँ मैं, आईएएस और आरएस दोनों को साथ लेके क्या आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि दोनों की बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी हैं। तो आपके अनुसार एक बच्चा सिविल सर्विसेज राजस्थान की तैयारी कर रहा है, आरएस की तैयारी कर रहा है, तो क्या वो आईएएस को साथ लेके चल सकता है? इस पर थोड़ा सा सर आप बताएं। 2 सवालों के जवाब तो बहुत छोटे छोटे ही दे देता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय हो गया। नोट्स कैसे बनाए, मैंने आपको बताया कि जब आप बुक लेके बैठते हो तो एक साइड में डायरी लेके बैठना चाहिए, और बहुत छोटे छोटे कंटेंट उसमें पॉइंट्स के रूप में लिखना चाहिए। और कभी भी इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि नोट्स अच्छे बनने चाहिए, क्योंकि इस अच्छे में हमेशा चीज़ें रह जाती है। कैसे भी बना लो उनको, ऐसा बुरा से बुरा लिखा हुआ भी आपका है ना, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए तो वही संजीवनी है। इसलिए अच्छा, नोट्स बहुत डिटेल में नहीं बनाना चाहिए सर, डिटेल में किताबें पढ़नी चाहिए, नोट्स बहुत शॉर्ट में होना चाहिए जो है। और दूसरा सवाल क्या था सर, आईएएस आरएस के अलावा ये तो मुझे लगता है शायद आप बेहतर बताओगे, है ना, घंटे तो नापना ही नहीं चाहिए। हाँ, घंटे में तो आपको, मुझे लगता है कि इंजॉय करते हुए पढ़ना चाहिए, मतलब उसको जिए। अब बैठे हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि घंटे नापने लगे कि आज तो 7, और किसी दिन अगर 2 घंटे भी पढ़ाई नहीं हुई ना तो परवाह नहीं करनी है। और किसी दिन जम गए तो मतलब आपका बैठ रहा है तो सुबह से शाम तक बैठ जाइए, इसका कभी भी है ना दिमाग पे हवा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर मेरा एक है कि जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें है ना अनावश्यक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किसी की फ़ोटो, हाँ, किसी की फ़ोटो लगा देते हैं कि जहाँ आपका ध्यान अट्रैक्ट हो, कभी और हो। बिल्कुल ऐसा साधारण से साधारण कमरा जिसमें कुछ भी चीज़ें नहीं हो, ये ज़रूर उस स्टडी रूम में जाना। हाँ, जो आईएएस आरएस की तैयारी की है, ये शायद मुझे लगता है ये भी एक बड़ी गलती करते हैं। यूपीएससी जो है हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, और मुझे लगता है राजस्थान का 90% सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला बच्चा फिर यही सोचता है, पहले आरएस पास कर लूँ फिर आईएएस की सोचूंगा, और इस सोच उसको पीछे कर देती है। दोनों के बीच अभी जो रिजल्ट देख रहा था मेरे पास, जो मॉक इंटरव्यू में उदाहरण से आप समझ सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आए हैं जिन्होंने आरएस की तैयारी नहीं की,
लास्ट के दिनों में 20 दिन 25 दिन देखा वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आरएस में भी सिलेक्ट हो गए। लेकिन आरएस की तैयारी करते हुए यूपीएससी में सिलेक्ट होना, ये मुझे सोचना भी बहुत भारी काम हो जाता है। इसलिए सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो 80-90% तो जनरल स्टडीज़ का पार्ट कॉमन ही है। एक यूपीएससी के अंदर एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है और सब्जेक्ट ऐसा लिया जा सकता है जो आपकी जनरल स्टडीज को मदद करे, तो फिर वो आरएस में भी मदद कर देता है। तो दोनों की तैयारी अगर बच्चा साथ करता है तो उससे जो ये डिप्रेशन वाली शिकायत है, कई बार आरएस 3 साल तक नहीं आए, 2 साल तक नहीं आए, वो वाली भी उससे नहीं हो। उसमें क्या होता है सर कि हर साल जब बच्चा तैयारी देता है यूपीएससी, 2 साल बीच में दे लिया, तो 2 साल खाली बैठने से बढ़िया है कि 2 साल यूपीएससी में फेल होना। वो आपको है ना कई 3 कदम आगे ले जाता है। तो साथ साथ तैयारी करें, बेहतर है। कोई खास आपकी तैयारी कम भी है तो मैं भी तब भी कहता हूँ कि तब भी आपको यूपीएससी में बैठना चाहिए। आपके चांसेस को कई तो ये होते हैं लास्ट तक बुढ़ापा हो जाता है, उम्र निकल जाती है और चांसेस गिनते रहते हैं। चांसेस को खास काउंट नहीं करना और लाइफ का इतना गुणा भाग भी नहीं करना चाहिए सर, मेरा तो यही मानना है। बहुत सही बात सर। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि एक बच्चा है, नया बच्चा है, फ्रेश बच्चा है, वो आरएस की तैयारी शुरू करना चाहता है या आईएएस की शुरू करना चाहता है, तो स्पेशली मैं आपसे पूछूंगा कि आरएस का वर्तमान जो नवीनतम पैटर्न है, आपने बहुत सारे बच्चों को मार्गदर्शन दिया है, जैसा मैंने देखा है, आपके बहुत सारे स्टूडेंट वर्तमान में बहुत अच्छी पोस्ट पे कार्यरत हैं। तो एक आरएस के नवीनतम पैटर्न के अकॉर्डिंग बच्चे को कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए वर्तमान सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इस पे थोड़ा सा आप बच्चों को गाइड करें। बहुत सरल है, शायद मैं ऐसी बात भी आपको बच्चों बता सकता हूँ जिस पे आपको लगेगा कि सर ने तो हमको पता नहीं तैयारी करवा रहे हैं या हाँ, मुझे लगता है कि ये छोटी क्लास की किताबें और अगर हाँ इन किताबों के साथ में मेरा अपना एक क्योंकि इसमें क्या है 15 शब्द 50 शब्द और 100 शब्द। 100 शब्द कितना होता है सर? 10-11 लाइन। 50 शब्द 5 लाइन। आपको आंसर देने के तरीके देखो, और 15 शब्द तो 2 लाइन के अंदर आंसर लिखा जाता है। अगर ये छोटी क्लास की बच्चों की ये नहीं आती है कभी ये संजीव पासबुक, एक्सीलेंट पास, मुझे पता नहीं ये जो है एनसीईआरटी के साथ में उनके वो छोटे क्वेश्चंस आते हैं, छोटे वाले क्वेश्चंस। वो छोटे वाले क्वेश्चंस जो है उन एनसीईआरटी के साथ में जो छोटे बच्चों की, जो आपके छोटे भाइयों के, वो छोटे वाले क्वेश्चंस को लेकर के अगर आप अपना मटेरियल तैयार करते हो तो मैक्सिमम मटेरियल आ जाता है, बजाय हम बड़ा बुक पढ़े। ये एक तो ये चीज़ है। इसके सिलेबस में टोटल 4 पेपर है और हर पेपर के भीतर फिर 3 पेपर है, लगभग 70 नंबर के आसपास का एक सेगमेंट है। तो जो फर्स्ट पेपर है उसमें हिस्ट्री है, उसमें इकोनॉमी है, उसमें मैनेजमेंट का और सोशियोलॉजी का पार्ट है। तो हिस्ट्री में बेसिकली वही किताबें होती हैं। इकोनॉमिक्स में मैं ये कहूँगा कि इकोनॉमिक्स हमेशा इसमें वो नहीं आता जो इकोनॉमिक्स की बुक्स होती है, इसमें करंट इश्यूज से जुड़ा होता है। और मैनेजमेंट के लिए तो छोटी सी बुक है, मेरी भी एक बुक आती है, चाहे किसी की भी ले लो, मैनेजमेंट के 5-6 टॉपिक है। सोशियोलॉजी के भी बिल्कुल जाति है, विवाह है, बिल्कुल सामान्य से टॉपिक है। सेकंड पेपर बहुत निर्णायक है। सेकंड पेपर में एक तो एथिक्स है, एक अर्थ साइंस है और एक जो है उसके अंदर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो विशेषकर जो स्टूडेंट सोशल साइंस के हैं उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे विशेष ध्यान देना चाहिए, और जो साइंस के हैं वो एथिक्स का पार्ट है, एथिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है बेसिकली, और वो लीड दिलाता है और उस पर थोड़ा सा फोकस रखे। अर्थ साइंस ज्योग्राफी है जो अपनी 10th तक की किताबों से, और ज्योग्राफी में कहूँगा कि 11th 12th की बुक ज़्यादा अच्छी है। हाँ ज़्यादा। थर्ड पेपर इसमें सबसे ज़्यादा अलग हो जाता है, जो प्रीलिम्स में नहीं है। उसका एक पॉलिटी का पार्ट तो कॉमन है, लेकिन एक पार्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, उस पर भी मेरी सर एक बुक भी है पूरी पब्लिक। हाँ, और इसके अलावा एक व्यवहार है जिसमें आपका मनोविज्ञान का टॉपिक है, लॉ है। तो ऐसे करके थर्ड पेपर भी बहुत अच्छा पेपर है, इंटरेस्टिंग पेपर है, आईआर भी है उसमें। लेकिन एक जो अभी मैंने एक नया ट्रेंड देखा है कि जो रैंक बन रही है ऊपर टॉप, उसमें 3 पेपरों का रोल नहीं रहता, उसमें लैंग्वेज का रोल आने लग गया जो पहले नहीं आता था। तो लैंग्वेज की तैयारी स्टूडेंट फर्स्ट दिन जिससे शुरू करता है उसी दिन से शुरू कर देनी चाहिए। उसमें भी हिंदी का मतलब हिंदी की व्याकरण ही नहीं है, हिंदी का मतलब है हिंदी की ड्राफ्टिंग। अंग्रेजी का मतलब अंग्रेजी की व्याकरण ही नहीं है, उसकी ड्राफ्टिंग। और इसकी प्रैक्टिस, मैं तो ये कहता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस के लिए 1 घंटा अगर आप डेली का निकाल लो, जिस दिन से तैयारी शुरू करते हो 1 घंटा अगर निकाल लो तो कभी अतिरिक्त नहीं देना पड़ेगा। और इसमें शिक्षक की भी बहुत कम आवश्यकता होती है, क्योंकि ड्राफ्टिंग का पार्ट या जैसे मान लीजिए मुहावरे हैं वो तो रटना ही पड़ेगा, उसमें कोई टीचर क्या कहेगा। तो ये तैयारी स्टूडेंट को डेली एक रेगुलर पैटर्न में लेनी चाहिए।
सर, आपने बहुत सही मार्गदर्शन दिया है इन बच्चों के लिए। मैं अंतिम रूप से एक सवाल आज के समय में हमारे सबके ज़हन में आता है कि जैसे सिविल सर्विसेज़ में मीडियम को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा रहता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत कम सफल हो पा रहे हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है कि हिंदी मीडियम का कोई ज़्यादा बड़ा रोल है या वर्तमान जो मार्किंग सिस्टम है वो उसमें कुछ बदलाव आया है? इस पे आपका क्या कहना है? चिंताजनक बात है और शायद जल्दी ही ये चिंताएं दूर भी होनी चाहिए। ऐसी कोशिश हम सब लोग कर रहे हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग भी चला रहे हैं, खूब कैंपेनिंग चला रहे हैं। और इसमें जो डेटा है वो थोड़ी चिंता पैदा करता है और बच्चों के मन में डाउट पैदा करता है। लेकिन मैंने जो देखा वो ये देखा कि बहुत सारी यंग जनरेशन बेसिकली इंग्लिश मीडियम में ही आ रही है। और दूसरी चीज़ें देखिए, वो ये देखिए कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन सामान्यतः मैंने देखा कि बहुत सारे पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं, वो ज़्यादा पढ़ते हैं। एक अंतर तो मैंने इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट में और उनमें देखा, जैसे मैगजीन भी लेते हैं हिंदी मीडियम की, जैसे आप मैगजीन दृष्टि को या किसी को भी उठा लेते हो तो इतनी डिटेल से उसको पढ़ते हैं। और इंग्लिश मीडियम की मैगजीन होती है वो टू द पॉइंट होती है। इसीलिए मैंने ये जो एक तो मटेरियल की अवेलेबिलिटी है और इसमें कोशिश की है सर, जैसे अभी ये पुस्तक, जैसे हाँ ये किताब जो समकालीन उभरते देश के विमर्श के बच्चों के लिए और आईएएस की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन किताब है। मैंने अभी इसको कल से मैंने इसको देखना शुरू किया और इसमें जो वर्तमान समसामयिक मुद्दे हैं आपको जरूर देखनी चाहिए। जो भी बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का और जो सिविल सर्विसेज में या सामान्य भर्ती की भी तैयारी कर रहा है तो इसमें उस सब मुद्दों को शामिल सर ने किया है। तो निश्चित रूप सर ये आपने बहुत टू द पॉइंट विशेष रूप से बात की। आप जो कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो मैं आपसे यही बात पहले भी कर रहा था कि सामान्यतः हिंदी मीडियम में मैटर को क्या किया जाता है, कॉपी पेस्ट करके बड़ा कर देते हैं और ये बच्चों को शायद ज़्यादा, चाहे वो बुक्स के लेवल पे हो चाहे दूसरी जगह ये, तो इसमें अभी जैसे कोशिश कर रहे हैं, मैं खुद इसमें शायद जितनी संभव होगी और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सोच रहे होंगे, तो टू द पॉइंट मतलब संक्षिप्त में, जैसे ये देश के विमर्श में मैंने बहुत संक्षिप्त में 4 पेज में एक मुद्दा, 4 पेज में एक मुद्दा, इस तरह से होना चाहिए। तो यही चीज़ें थोड़ा सा अगर वो हिंदी मीडियम का बच्चा इतना सा कोशिश करनी पड़ेगी कि इंग्लिश मीडियम के मटेरियल को पढ़ने लग जाए, एग्ज़ाम वो हिंदी में दे ले, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि अब थोड़ा सा दबाव आ गया है सरकारों पर भी ये दिखाने के लिए कि कहीं ये गलत तो नहीं हो रहा, इसलिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम का भूत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो बच्चे हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हैं हिंदी में ही रहे, क्योंकि इंग्लिश में जाने से बहुत वो उल्टा पड़ जाएगा उनका, तो वो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बस पढ़ाई का तरीका जो आप स्मार्ट कह रहे थे ना पढ़ा, वो स्मार्ट तरीका बदल लें। थोड़ा सा अंग्रेजी मटेरियल इतना तो ज़रूर है कि आप अंग्रेजी मैटर को समझ के उसका भाव नहीं समझ पाओ, तो फिर मुझे लगता है इतना तो अंग्रेजी हमको वैसे भी तैयार करनी होती है, बाकी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा सर। अंतिम सवाल सर आपसे कि सिविल सर्विसेज की जो बच्चा तैयारी कर रहा है आपका अंतिम रूप से उसके लिए क्या मैसेज रहेगा? अंतिम कोई आपका ऐसा मंत्र, जैसे गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक बड़ा नारा दिया, वैसे एक वर्तमान अभ्यर्थियों के लिए आपका कोई ऐसा संदेश जो उनको जीवन में अपनाना चाहिए और उस संदेश के माध्यम से वो बच्चे यहाँ पे पहुँचें, सफल बने, इस पे कुछ कहना चाहेंगे सर? ऐसा है सर, मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट, पहला पॉइंट, डर निकाल दीजिए आप भीतर से, भय निकालना है। मैं आपको बता रहा हूँ अलग अलग अनुभवों से, अगर आपने डर पे विजय प्राप्त कर ली तो आप इस एग्ज़ाम में भी आपने बहुत कुछ विजय प्राप्त कर ली है। दूसरा, शुरुआत आज ही से करनी है, अब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, आपका जिद और उसके प्रति कमिटमेंट और गहरा प्रेम, आपको ये इस बात की परवाह नहीं करनी है कि गाइडेंस देने वाले कौन रहेंगे, कैसे होंगे, अपने आप मिलते हुए चले जाएंगे। ये 2-3 बातें हैं। चौथी चीज़ ये है कि ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें न देख करके टू द पॉइंट, कम से कम मटेरियल रखना है। और आप जो है पढ़ने के साथ साथ में लिख कर के प्रैक्टिस, बच्चा आजकल ये भी सोशल मीडिया आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि वो लिखना बंद कर दिया है, तो लिख कर के प्रैक्टिस करें उत्तरों की। और ऑब्जेक्टिव में भी कुछ ऐसी टॉपिक वाइज जो आते हैं आजकल, तो खूब मैटर है, तो टॉपिक वाइज पे वो प्रैक्टिस करें। और मुझे लगता है कि एक उमंग मन में रखे। अगर कुछ विद्यार्थियों को असफलता भी मिली है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इस असफलता को आप अपनी बहुत गहरा दिमाग पे, कई बार ऐसा होता है एक छोटी सी लाइन ही होती है, लेकिन बार बार असफलताओं के बाद में जो सफलता मिलती है ना, मुझे लगता है उसका स्वाद कुछ ज़्यादा होता है। ये हमने भी महसूस किया, इसलिए है ना, वो बहुत सारे लोग लंबी असफलताएं लेते हैं और उसके बाद में सफलता होगी तो जो पहली बार में सफल होते हैं उनसे 4 गुना उनको उसका आनंद भी आएगा, और अंतिम रूप पर तो हम उस आनंद के लिए काम करते रहते हैं।
तो यही छोटी छोटी बातें हैं। और मुझे लगता है कि मेरे से बहुत सारे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि मुझे एक अतिथि के रूप में बैठाया है, इसलिए मैं एक विशेषज्ञ के व्यक्ति के सामने जवाब दे रहा हूँ। लेकिन मैं मेरी ड्यूटीज़ को जितना निभा सका हूँ वो है। हमारे मोबाइल नंबर, हमारी अवेलेबिलिटी अपनी आपकी भी बहुत ईजी है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपका अंतिम वीडियो नहीं है, हम इस परिचर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। और हमारे से किसी तरह का संपर्क हो, मेरा तो बच्चा आना चाहिए, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में मैं कोई बहुत बड़ी जगह नहीं मिलूंगा, चाहे कि थड़ी पे बैठा हुआ भी मिल जाऊंगा, तो आप कभी भी आ सकते हैं, हम बैठे हुए हैं। आपसे जितनी मदद होगी हम मदद करेंगे। जो बच्चे थोड़े से इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर है, विशेषकर सिविल सर्विसेज की वो तैयारी करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर ही वो आए, उनकी मदद की जाएगी। इसमें मतलब जितना दिल से मदद हो सकती है, जिस सीमा तक हम मदद कर सकते वो मदद सर आप भी करते हो, वो मदद मैं भी करता हूँ। सर ने सही कहा है कि जो बच्चा इच्छा शक्ति रखता है उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और सर बहुत सिंपल और सादगी के साथ रहते हैं, और इसका बड़ा उदाहरण है कि सीबी कैंपस के नाम से इन्होंने बहुत कम फीस में, मतलब लागत में, बच्चों को कम्प्लीटली मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो आप में से जो बच्चा इसकी तैयारी करना चाहता है, जिस बच्चे में जुनून है, जिस आर्थिक परिस्थितियों की वजह से अपने आप को कमज़ोर मानता है, वो ज़रूर मिले सर के माध्यम से, मेरे माध्यम से, आपका कोई भी पर्सन हो। क्योंकि ये शुरुआती श्रृंखला है सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। हम इसकी कई कड़ियाँ आगे और जारी करेंगे। उसमें आपके जो पर्सन आएंगे कमेंट बॉक्स में, उसके आधार पे और क्या आपके सवाल होंगे, उसके आधार पे एक वीडियो हम और बनाएंगे। और जो भी मार्गदर्शन होगा आपका, सर के मोबाइल नंबर भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा, और उसके माध्यम से आप सर से और भी जानकारी चाह सकते हैं, मेरे से आप जानकारी चाह सकते हैं। तो सर आज की इस इंटरव्यू श्रृंखला में आप हमारे पास आए, आपने बहुत महत्वपूर्ण अपना समय दिया, और इन बच्चों के लिए संभवतः ये बहुत अच्छा एक प्रकार से मार्गदर्शन रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे विद्यार्थियों तक पहुंचा दिया। एक शिक्षक को विद्यार्थियों तक पहुंचा देते हुए मुझे लगता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया। ये माध्यम है और उस माध्यम को आज उपलब्ध करवाया, तो मैं भी आपके लिए इस बात के लिए कृतज्ञ हूँ कि बच्चों के लिए आभार, धन्यवाद।